पाकिस्तानी टेररिस्ट एजेंसी आईएसआई द्वारा बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं की एक के बाद एक सुनियोजित तरीके से जघन्य हत्याएं की जा रही हैं, अब इस क्रम ने विस्तार ले लिया है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सनातनी भारत। जय सनातन, जय भारत। हाल ही में एक हत्या और हो गई है। जॉय महापात्रा उनका नाम बताया जा रहा है। 19 वर्ष उनकी आयु है। हत्या हर बार नए तरीके से की जा रही है। इस बार कट्टरपंथियों ने जॉय महापात्रा को जबरदस्ती जहर खिलाकर उनकी हत्या कर दी। अब इस घटनाक्रम ने विस्तार इसलिए ले लिया है, इन हत्याओं को कोई गिने चाहे न गिने, पर सनातन धर्म पर होने वाले प्रत्येक प्रहार को मैं प्रमुखता से समाज के सामने रखूंगा। मित्रों, ये क्रम यही नहीं रुकता है। अब इसने भारत के उत्तर में स्थित नेपाल तक अपनी जड़ें जमा ली हैं। नेपाल में जिस तरह से हिंसात्मक प्रदर्शन हो रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया ने इसको दिखाया कि नेपाल में हिंदुओं ने मस्जिद में तोड़फोड़ करी, परंतु उन्होंने यह नहीं दिखाया कि ये आक्रोश कैसे जन्म लिया, जो मैं आपको दिखाऊंगा। मित्रों, नेपाल में हाल ही में हैदर और अमादत नाम के दो ब्रेन वॉश्ड जिहादियों द्वारा हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की गई और इसका वीडियो टिकटॉक में अपलोड कर दिया गया। जब ये वीडियो पूरे नेपाल में वायरल हो गया तो वहां का हिंदू समाज जागृत हुआ और आक्रोशित होकर सड़कों पर आ गया। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन किया, उस मस्जिद के सामने प्रदर्शन किया जहां पर इस एजेंडे को चलाया जा रहा था। परंतु यह सब पूर्व नियोजित किया जा रहा था। मस्जिद में पहले से ही पत्थर रखे गए थे और जैसे ही हिंदुओं की भीड़ वहां पहुंची, इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा उन पर पत्थरों से प्रहार करने शुरू कर दिए, जिसके कारण यह हिंसा हुई। उसके बाद हिंदुओं ने मस्जिद का घेराव किया और मस्जिद में तोड़फोड़ करी। यह सब पाश्चात्य मीडिया या लिबरांडो लोग नहीं दिखाएंगे, वह सिर्फ एक पक्ष का दिखाएंगे। मित्रों, वैसे तो इस्लामिक कट्टरपंथ का उदय नेपाल में 15वीं शताब्दी में हो गया था, जब कश्मीर के व्यापारी नेपाल के रास्ते तिब्बत व्यापार के लिए जाया करते थे। वो अपने कंबल, कारपेट, शॉल इत्यादि तिब्बत में बेचा करते थे और आते जाते समय नेपाल के तलहटी वाले क्षेत्रों में, काठमांडू के आसपास के शहरों में अपना कारोबार किया करते थे। कालांतर में इस क्रम ने विस्तार पकड़ा और वहां पर धीरे धीरे इस्लाम की जड़ें फैलने लगी। लेकिन इस घटनाक्रम ने विस्तार तब पकड़ा जब जून 2001 को नेपाल के शाही राजघराने के युवराज दीपेंद्र ने अपने ही पिता राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी और उसके बाद स्वयं को भी गोली मार दी। 4 दिन पश्चात युवराज दीपेंद्र की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके चाचा ज्ञानेंद्र नेपाल की राजगद्दी पर बैठे और वो राजा बने, परंतु अधिक समय तक नेपाल में राजशाही चल न सकी। 28 मई 2008 को नेपाल ने अपने आप को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया और नेपाल में डेमोक्रेसी का उदय हो गया।
क्योंकि वहां पर विरोध प्रदर्शन पहले से ही चल रहे थे जब राजशाही थी। माओवादी और कम्युनिस्ट का हिंसात्मक प्रदर्शन राजतंत्र में भी वहां पर चल रहा था, जिसको कुचलने में वो असफल रहे। डेमोक्रेसी के उदय होते ही नेपाल में परिवेश बदलने लगा, वहां की आबोहवा बदलने लगी, सांस्कृतिक परिवेश बदलने लगा। अब तो इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए रास्ते और सुगम हो चुके थे। पहले सिर्फ व्यापारी आया करते थे, अब घुसपैठिए आ रहे थे और शरणार्थी बनकर बांग्लादेश और पाकिस्तान से बड़ी तादाद में जिहादी आ रहे थे। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल में 2,36,77,744 हिंदू हैं, जो कुल आबादी का 81.19% हिस्सा है। 23,94,549 बौद्ध मतावलंबी हैं। और आश्चर्य तब होगा जब उसी जनगणना में 14,83,060 मुसलमान पाए जाते हैं, लगभग 15 लाख, क्योंकि 15-20 हजार तो ये लोग अंदर भी छुपा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है, रिकॉर्ड में होते ही नहीं। इतनी तीव्र गति से जो वृद्धि हुई वहां पर, यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही घातक होगा। भारत के सराउंडिंग एरिया को घेरने की आईएसआई की एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहल चल रही है और अपने उस एजेंडे को भारत के आसपास के छोटे छोटे देशों में फैला रहा है। उसने बांग्लादेश में फैलाया, वो श्रीलंका में ये काम कर रहा है, अब वो इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा नेपाल में ये काम कर रहा है। 90 के दशक में उसने भारत की पश्चिमी सीमा में कश्मीर में ये कार्य किया था। मैं कई बार इस चीज को अपने वीडियोज में बता चुका हूं, क्योंकि अब वो सिक्योरिटी कारणों से इतना सफल नहीं हो पा रहा है, फिर भी कई बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देता है वो। आपने हाल ही में देखी एक घटना दिल्ली में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन अगर पूरी हो जाती है तो इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ मिलेंगे। ये जो आईएसआई है, रेडिकल इस्लामिक एजेंसी, इसके हाथ मुसलमान पाए जाएंगे। अब इन लोगों ने भारत को अस्थिर करने के लिए भारत के चारों तरफ अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। जनरल राउत साहब कहा करते थे कि भारत को भविष्य में 2.5 फ्रंट पर लड़ने की आवश्यकता होगी। आज वो नहीं रहे, परंतु अब स्थिति बदल चुकी है। अब भारत के लिए 2.5 फ्रंट नहीं खुला है, 3.5 फ्रंट हो चुके हैं। एक फ्रंट पहले से है पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा हाल ही में बांग्लादेश खुल चुका है, और आधा फ्रंट आपको भारत के अंदर के गद्दारों को समेटने में चाहिए। कितना सुनियोजित तरीके से भारत को अस्थिर करने का प्लान किया जा रहा है। नेपाल में भी उसके सेल एक्टिव हो चुके हैं। इन लोगों की मक्कारी देखिए, ये उन्हें चैलेंज कर रहे हैं जो वहां की मूल निवासी हैं, जो वहां की मूल संस्कृति है। ये वहां शरणार्थी बनकर आए, घुसपैठिया बनकर आए, व्यापारी बनकर आए।
अब ये वहां के मूल निवासियों को चैलेंज कर रहे हैं कि हिंदू भगाओ, नेपाल बचाओ। ये इनकी मक्कारी है। इस विषय में नेपाल को क्या कदम उठाने चाहिए? यदि वहां पर कोई स्थायी सरकार का गठन होता है तो क्या फिर से वहां पर उन्हें अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, या गणराज्य में रहते हुए ही कुछ ऐसे कड़े कानूनों के प्रावधान होने चाहिए जिससे कि वहां की मूल संस्कृति, मूल जनसंख्या में कोई बदलाव ना आए, उस संस्कृति के विनाश होने से उसे बचाया जा सके। और भारत के नेपाल के साथ सांस्कृतिक संबंध भी हैं। माता सीता मिथिला की रहने वाली ही थी। इस विषय में भारत का क्या रुख होना चाहिए? मित्रों, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।